ठीक है, देखिए पॉपुलेशन तक हो गया था, मतलब पॉपुलेशन से पहले तक हो गया था ना, इतना सबको प्रिपेयर होगा। चलिए, अगर आप 1 घंटा बैठे रहेंगे 50 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा, बस यहीं से बिना पढ़े वढ़े देख लेना ऐसे। मतलब अगर पढ़ के बैठे हो तब, पहली बार पढ़ रहे हो तब उसके लिए नहीं कह रहे हैं। तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी एक सिमिलर एक स्पेसिफिक एरिया में सेम स्पीसीज का जो ग्रुप है उसी को बोलते हैं क्या? पॉपुलेशन। बस स्पीसीज अलग होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, नेचुरल सिलेक्शन वर्क ऑन पॉपुलेशन नॉट ऑन एन इंडिविजुअल। नेचुरल सिलेक्शन या इवोल्यूशन अगर होगा तो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होगा, बल्कि पूरे का पूरा पॉपुलेशन का ही होगा। तो ये याद रखेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब एनसीईआरटी ने साफ साफ दे रखा है पॉपुलेशन का एग्जांपल। तो पहला क्या है बाबू? कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड। कॉर्मोरेंट्स क्या होते हैं? बताए थे हम? अरे बताए थे। कॉर्मोरेंट्स का हिंदी क्या होता है? कुछ ऐसे जैसे कि कौवा की तरह, नहीं कौवा जानते हो, कौवा, क्रो, उसी टाइप में कुछ स्पीसीज के भी चिड़िया है, कुछ वेटलैंड में पाए जाते हैं। रैट्स इन अबैंडन ड्वेलिंग। अबैंडन ड्वेलिंग मतलब जो बड़े बड़े होल्स होते हैं, बिल होते हैं ना नीचे, तो अबैंडन मतलब जो बनाया कोई और है लेकिन रह कौन रहा है? रैट्स। तो ये भी एक एग्जांपल है किसके? पॉपुलेशन का। टीकूट ट्री इन फॉरेस्ट ट्रैक्ट, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, लोटस इन पॉन्ड, ये सब एग्जांपल किसके हैं? पॉपुलेशन के। किसके एग्जांपल है? चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं तुमको। अब देखिए, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की जो सिर्फ पॉपुलेशन पे वर्क करती हैं, कभी भी इंडिविजुअल पे वर्क नहीं करेंगे। जैसे इंडिविजुअल क्या होता है? पैदा होता है। इंडिविजुअल क्या होता है? मरता है। लेकिन पॉपुलेशन के लिए हम नहीं कहेंगे कि पॉपुलेशन मर गया, पॉपुलेशन जिंदा हुआ। उसके लिए हम यूज करते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, ऐसे यूज करते हैं। समझ रहे हैं? तो जैसे एक इंडिविजुअल पे, फिर से सुनिए, ध्यान सुनिए, एक इंडिविजुअल के लिए क्या यूज होता है? बर्थ, डेथ। ऐसे ही पॉपुलेशन के लिए क्या यूज होता है? बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट कैसे हम डिफाइन करेंगे? बताओ। किसी भी एक गिवन टाइम में कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग ऐड हुए, क्या हुए? ऐड हुए प्रीवियस पॉपुलेशन में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ टेकन अपॉन ओल्ड, यानी कि नया जुड़े अपॉन पुराना। अब क्वेश्चन क्या आएगा? जैसे टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, नीट में भी आ चुका है। एक कुआं था, उस कुएं में मान लो 20 लोटस प्लांट थे। कितने प्लांट थे? 1 साल बाद उस कुएं में 25 लोटस प्लांट हो गए। कितने हो गए? तो अब कैसे हम इसको बर्थ रेट क्या होगा? तो 25 हो गए, पहले कितने थे? 20। कितने नए जुड़े और कितने पुराने थे? तो 5 अपॉन, यानी कि 1/, यानी कि 0.25, ये हो गया। समझ रहे ना? ऐसे। और ऐसे ही होगा डेथ रेट। डेथ रेट क्या होता है बताओ? इसको हम दूसरा का नाम क्या बोलेंगे? मोर्टेलिटी। उसका नाम क्या था? नेटेलिटी। क्या था? नेटेलिटी। इसको हम स्मॉल डी से रिलेट करते हैं, उसको स्मॉल बी से। याद आ रहा है जब हम पढ़ाएंगे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज? याद आ रहा है? उसमें क्या था? बी माइनस डी। तो बी क्या था? बर्थ रेट। डी क्या था? अभी आएगा आगे। तो जैसे बर्थ रेट है कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं, उसे बर्थ रेट कह रहे हैं। कितने लोग मर रहे हैं, क्या होगा? डेथ रेट। या तो इसे बोलेंगे मोर्टेलिटी। क्या बोलेंगे? मोर्टेलिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या है? मान लो एक कुआं था, उसमें 20 लोटस प्लांट थे। कितने प्लांट थे? 1 साल बाद 15 बचे। कितने बचे? तो कितने मर गए? अब कैसे हम उसका डेथ रेट कैलकुलेट करेंगे? कितने मर गए बाबू? उसको ऊपर रखना है। अब कितने थे? 20, तो उतना ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे याद रखना, कभी भी आप टोटल अमाउंट नहीं लेंगे, कितना मरे या कितना जिंदा उसको ऊपर रखना है। मतलब कितना मरे, कितना पैदा हो ऊपर रखना है, बाकी कितना थे उसको कहां रखना है? नीचे। नहीं तो पहला ही ऑप्शन रहेगा ऐसा कि आप तुरंत गड़बड़ा जाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो, 4 फ्रूट फ्लाइज डाइड फ्रॉम 40। 40 थे, कितने मर गए? तो हम सीधे क्या कर देंगे? 4/40। तो क्या आ जाएगा? डेथ रेट आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये सब उसके क्वेश्चंस हैं, सबको पीडीएफ में मिल गया होगा और सबके नोट्स में भी होगा। पीडीएफ में देख लें, क्वेश्चन वही है। तीसरा जो आता है कैरेक्टरिस्टिक, सेक्स रेशियो। क्या आता है? सेक्स रेशियो। देखिए, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि भाई 100 क्वेश्चन आ रहे हैं एक चैप्टर से, तो हर एक टॉपिक, हर एक लाइन से क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। तो सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो क्या है? किसी भी एक पॉपुलेशन में क्या क्या क्या, किसी भी एक पॉपुलेशन में 1000 महिलाओं पे कितने पुरुष हैं, या फिर 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं? दोनों में से बताओ कौन सा सही होगा? बताओ, क्या बताए थे? दोनों अंतर है। हाँ बताओ, 1000 पुरुषों में, पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं अवेलेबल है? यही होता है क्या? सेक्स रेशियो। जैसे हम बताए थे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है? केरला का। केरला में 1000 से
ज्यादा का पार क्रॉस कर गया है। यानी कि हम देखें अगर उत्तर प्रदेश का देखें तो कितना है 900 कुछ के आसपास, यानी कि 1000 पुरुषों से शादी करने के लिए कितनी महिलाएं हैं 900 कुछ, यानी कि सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा 900 ऐसे बोलेंगे। तो अब देखिए जब क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शन यही आएगा कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं या फिर 1000 महिलाओं पे कितने पुरुष हैं, तो उल्टा हो जाएगा। सेक्स रेशियो के लिए याद रखना कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। ओके, सेक्स रेशियो तो केरला का बताया मैंने, दिल्ली का यहाँ पे लिखा हुआ, दिल्ली का सबसे कम है 866, यानी कि दिल्ली में महिलाओं की संख्या क्या है बहुत कम। तो वहां पे याद करिए फीमेल फिटिसाइड, रेप, ये सब बहुत क्या होता था ज्यादा, जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या क्या हो गई है कम हो गई है। सेक्स रेशियो प्रिवेंट, सेक्स रेशियो क्या लिखा है प्रिवेल, प्रिवेल मतलब आपको ये बताता है सोशल नॉर्म दैट टेंड टू वैल्यू मेल मच मोर देन फीमेल, मींस सेक्स रेशियो अगर ज्यादा है तो यानी कि महिलाओं की संख्या क्या है ज्यादा, महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो ये समाज की सोच को बताता है कि वहां का जो समाज है काफी बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, और वो महिलाओं को यानी कि फीमेल फिटिसाइड को बढ़ावा नहीं देता है, या लड़की लड़का एक समान सबको लेके चलता है, यानी कि वो बॉय प्रेफरेंस सोसाइटी नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को, तो याद रखेंगे। अब देखिए आता है पॉपुलेशन ग्राफ, जिसे हम कहते हैं एज पिरामिड। क्या कहते हैं एज पिरामिड। तो एज पिरामिड के बारे में हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र ग्राफ है जो जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय एज ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल्सो नोन एज एज पिरामिड। तो इसमें तीन चीज याद रखना बस, तीन तरह का हम जो एज ग्रुप है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और एक प्री रिप्रोडक्टिव और एक पोस्ट, ठीक है ना। एक क्या होगा रिप्रोडक्टिव, एक क्या होगा और एक, अब देखिए प्री रिप्रोडक्टिव में एज क्या होगा 0 से लेकर के 15 तक, और रिप्रोडक्टिव में यानी कि जो बच्चे पैदा करने के सक्षम हैं उन्हें रिप्रोडक्टिव एज में डालेंगे, तो 15 से कहां तक 50 तक, और पोस्ट में मोर देन 50। तो अगर किसी भी अब क्वेश्चन पूछेगा, अब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि डेवलप किसको बोलेंगे, किसको अंडर डेवलप बोलेंगे, किसको डेवलपिंग बोलेंगे, तो इसी पे हम डिफाइन करेंगे। देखिए सबसे पहला जो पॉपुलेशन है एक्सपेंडिंग है, क्या है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग से पता चल रहा है क्या बढ़ रहा है पॉपुलेशन, क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो क्या बोलेंगे देखिए पॉपुलेशन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज हायर देन पोस्ट। देखिए जैसे हम बात कर रहे थे जापान के बारे में और इंडिया से कंपेयर करते हैं, जापान में बुड्ढों की संख्या क्या है बहुत ज्यादा, तो वो क्या हो चुका हाईली डेवलप्ड है, वो क्या है हाईली डेवलप्ड, और वहां पे हम कहेंगे कैसा पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग, क्या बोलेंगे डिक्लाइनिंग। लेकिन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बच्चों की संख्या क्या है बहुत ज्यादा, और जवान लोगों की संख्या भी क्या है बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे किस में आएगा ये एक्सपेंडिंग में आएगा, किस में आएगा एक्सपेंडिंग। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो सीधे कह देंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव इन दोनों की संख्या हमेशा पोस्ट से क्या होगी ज्यादा, क्या होगी। अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की संख्या पोस्ट के बराबर है तो क्या हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा, स्टेबलाइजिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे। क्वेश्चन मिलेंगे आपको हमेशा, ये सब याद रखिए। देखिए ये सब थियरी तो ठीक है, लेकिन जो इसका एक्चुअल में जो निचोड़ है ये दिमाग में रखा करिए आप लोग। जैसे एक्सपेंडिंग से क्वेश्चन क्या बनेगा, ये सब जानता है एक्सपेंडिंग से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछेगा ये कि क्या रीजन है, तो तुम कह देना कि क्या कहोगे कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या तो रिप्रोडक्टिव, ये दोनों क्या होने चाहिए ज्यादा होना चाहिए। किससे होने चाहिए ज्यादा, तभी जाके क्या होगा पॉपुलेशन बढ़ेगा या एक्सपेंडिंग कहलाएगा, ठीक है। ओके तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, देखिए यहाँ पे दो तरीके से हम इसको देखेंगे। देखिए ये नीचे वाला ये जो ईटा बड़ा सा दिख रहा है बाबू आपको, ये क्या डिफाइन करेगा प्री रिप्रोडक्टिव। ऊपर का क्या, ये ऊपर के दोनों है वो क्या कहेंगे रिप्रो, और बाकी इसके ऊपर वाले पोस्ट। ये ग्राफ का ये क्राइटेरिया है। देखिएगा यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये नीचे बड़ा है ये, इससे ऊपर क्या है थोड़ा सा छोटा, ऊपर वाला, और सबसे छोटा कौन है पोस्ट। तो देखने को ये मिल रहा है कि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं ये इन दोनों से क्या है छोटे हैं, यानी कि बुढ़ों की संख्या क्या है कम और बच्चों की संख्या क्या है, और बच्चे ही तो आगे जाके क्या बनेंगे बूढ़े। पहले जवान होंगे ना तब बूढ़े होंगे सीधे। हरिराम अरे यार तुम बोले हो बूढ़े, पहले जवान नहीं होंगे तो बच्चे आगे चल के जवान होंगे। इसीलिए ऐसे देश को हम कहते हैं कि वहां का पॉपुलेशन क्या हो रहा है बढ़ रहा है, एक्सपेंडिंग है। तो याद रखेंगे ये कि प्री रिप्रोडक्टिव और ये दोनों हम देख लेते हैं, दोनों इससे तो क्या रहेंगे ज्यादा, ये आपस में ज्यादा है कि नहीं अलग बात है, लेकिन ये दोनों है इससे क्या होने चाहिए ज्यादा होने चाहिए। चलिए अब इसके बारे में क्या बातें हैं। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मींस ग्रोइंग पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजिंग विथ टाइम, समय के साथ नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है बढ़ रही है। और ऐसे कंट्री को हम क्या बोलते हैं
डेवलपिंग कंट्री। और कुछ बातें हैं जैसे वहां पे बाबू अगर बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, वहां फर्टिलाइजर रेट क्या है, फर्टिलाइजिंग रेट क्या है, बहुत हाई है। और एज एक्सपेक्टिंग वेरी क्या है, लो, एज एक्सपेक्टेशन लो, क्या मतलब क्या है बताओ मुझे। हाँ, अरे बुड्ढों की संख्या क्या है, कम। अगर बुड्ढों की संख्या कम है यानी कि मर रहे हैं जल्दी जल्दी लोग, बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह रहे हैं। जापान में देखो क्या है, चलिए ये हमारा ये सिलेबस का काम नहीं है लेकिन हम अब बता देते हैं आपको। जापान में बुड्ढों की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो सर्वाइवल चांस थोड़ा सा क्या हो गया है, कम, क्योंकि रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम। तो एज एक्सपेक्टेंसी कहां ज्यादा होगी, जहां पे डेवलप्ड कंट्री होगा, जहां डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगा, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। याद रखेंगे इसको, बस ऐसे है। अच्छा, इसका शेप क्या मिलेगा ये बताओ, शेप से भी एक क्वेश्चन मिलता है, कैसा शेप है, पिरामिडल। कैसा शेप है, पिरामिडल। बेस बड़ा होगा और ऊपर वाला क्या होगा, छोटा, नैरो होगा। चलिए दूसरा जो है पॉपुलेशन का टाइप वो क्या है, स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग जैसे मैंने बताया, अगर बच्चों की संख्या बूढ़ों के बराबर है, बच्चों और जवान की संख्या बूढ़ों की क्या हो गई, बराबर, यानी कि स्टेबलाइजिंग है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्वेश्चन सीधे पूछेगा, एक पॉपुलेशन है उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्या क्राइटेरिया उसमें मैच करना चाहिए, तो यही हम टिक मारेंगे कि जो प्री और रिप्रोडक्टिव है वो किसके बराबर होना चाहिए, बोलो, पोस्ट के। किसके बराबर होना चाहिए, पोस्ट के, याद रखेंगे इसको। और यहाँ पे बर्थ रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, डेथ रेट। जितने लोग पैदा हो रहे हैं, 4 लोग पैदा हुए 4 लोग मर गए, बताओ, 4 लोग क्या हुए, पैदा हुए 4 लोग मर गए, तो बताओ पॉपुलेशन बढ़ेगा घटेगा, अरे बराबर रहेगा कि नहीं। ऊपर वाले केस में क्या था, बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, अरे 10 लोग पैदा हुए 1 लोग मर गए, फर्क पड़ेगा क्या, यानी पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम तीसरे की बात करें, अच्छा इस केस में क्या मिलेगा आपको, कैसा शेप मिलेगा, बेल शेप। और शेप कैसे डिफाइन कर रहे हैं बताओ, शेप कैसे डिफाइन हो रहा है, इससे देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव है, ये लोग किसके ज्यादा हैं, ओल्ड वाले से, और ये लोग आपस में लगभग क्या है, बराबर। ये लोग आपस में क्या है, बराबर है। चलिए अब देखते हैं डिक्लाइनिंग, क्या देखते हैं, डिक्लाइन। डिक्लाइनिंग में क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगा, पॉपुलेशन क्या होगा, कम। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ग्रेटर देन प्री रिप्रोडक्टिव। ध्यान से देखो, रिप्रो का संख्या क्या होगा, प्री से ज्यादा होगा, बोलो यस, तभी तो आगे चल के वो बुढ़े बनेंगे और बुढ़ों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा, और बच्चों की संख्या कम, जिससे कि पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्लाइन। और कैसा इस समय मिलेगा हमको, अर्न शेप। कैसा मिलेगा, अर्न शेप। तो 3 शेप देखा हमने, पिरामिडल शेप कब मिलेगा, एक्सपेंडिंग में, और दूसरा क्या था, बेल शेप। बेल शेप कब मिलेगा, और अर्न शेप कब मिलेगा। अर्न मैंने बताया था, अर्न क्या होता है, एक तरह का बर्तन होता है, बर्तन सुराही तरह का ऐसे होता है, तो इसको थोड़ा हमने पतला बना दिया, ऐसे होता है, मैं बताता हूं आपको, देखिए ऐसे होता है, ऐसे बर्तन था, सुराही से पहले मिट्टी के बर्तन होते थे बड़े बड़े, उस तरह को उसे अर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्न। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या है, अंतर है, ठीक है ना। मींस कम एरिया में ज्यादा लोग, कम एरिया में ज्यादा लोग, उसे क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। मान लो हम जैसे मान लें इस मतलब इस क्लास में कितने लोग हैं, मान लेते हैं 50 लोग, कितने लोग हैं, नहीं मान लेते हैं 40 लोग, कितने लोग हैं, 40 मान लेते हैं। और पूरे कोचिंग में मिला के हैं, मान लो अभी इस समय बैठे होंगे जहां कुल मिला के 400 लोग, कितने लोग बैठे हैं। अब देखो पूरे कोचिंग में मिला के 400 हैं इनको छोड़ के, और यहाँ पे बस कितने हैं, 40। पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, यहाँ की ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कम एरिया में ही 40 लोग बैठे हैं और इतने बड़े कोचिंग में मिला 400 बैठे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन में अंतर समझे। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है क्या, देखो ये लिखा हुआ, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया, एरिया नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया कम तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा। समझ रहे हैं, ओके। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, सबसे पहला एनसीईआरटी में दूसरा तीसरा लाइन दिया हुआ है कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी नापना है तो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या है, एब्सोल्यूट, यानी नंबर। क्या नंबर, जैसे कि मान लो हम कहते हैं 1 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं, ये सही है कि हम कह दें कि एक गेहूं गिन के बता दिए, सही। ज्यादा सही कौन है, भले मेहनत उसमें लगेगा, नहीं, समझो अगर पॉपुलेशन नंबर तुमको मिल जाए तो सबसे अच्छा वही है ना। तो हमको लमसम नहीं ना कहना पड़ेगा कि हाँ इतना होगा, अबाउट, हमको रिलेटिव डेंसिटी नहीं देखनी पड़ेगी, हमको सीधे सीधे एब्सोल्यूट नंबर देखना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका क्या है पॉपुलेशन को नापने का, नंबर। क्या है, नंबर। बट ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। क्या हमेशा पॉसिबल है, नहीं है। जैसे मैंने बताया कि एक तालाब में कितनी मछली है, हम क्या गिन सकते हैं, पकड़ पकड़ के देख सकते हैं क्या, नहीं। तो उस केस में अब उसको जुगाड़ बताया है। सबसे पहला जो एग्जांपल आता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, क्या है ये, कैरेट ग्रास है। कौन सा ग्रास है, जैसे मान लो कि एक बगीचा है, उस बगीचे में 50 आम के पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं,
और 40 मान लेते हैं बरगद के पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? ठीक है, तो हमने देखा कि बड़ा बड़ा पेड़ था, सब एक देखा जाए तो लगभग बराबर ही है सब। बरगद थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि आम को छुपा ले, तो उसमें हम गिन लेते हैं। कितने गिन लिए, कोई दिक्कत है? 90 प्लांट नहीं गिन सकते क्या? अरे बिल्कुल 15-20 मिनट गिन लेंगे हम। लेकिन अभी बात बताओ, एक बरगद का पेड़ है, ठीक है, उसके नीचे कम से कम मान लेते हैं 600, 700, 200 छोटे छोटे घास हैं। क्या है? घास। अब देखो, घास आपने गिन लिया, चलो मेहनत कर लिया, गिन लिया, घास गिना तो कितने हैं? 200। कितने हैं बाबू? 200। और बरगद का पेड़ कितना है? एक। अब कहेंगे हम, अगर हम ये कह दें, अब मान लो पूरा बरगद का पेड़ पूरा कैनोपी है, पूरा गुरुकुल पाठशाला को घेरे हुए है, इतना बड़ा है, और कहीं घास इतना बड़ा है 200, इतने में 200 आ नहीं जाएंगे घास छोटे छोटे? तो उस केस में अगर हम ये कहें कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ग्रास इज ग्रेटर देन बनियान ट्री, क्या सही है? बिल्कुल गलत है। गलत है कि नहीं? तो नंबर को हमेशा अगर हम प्रेफरेंस देंगे तो हमेशा जरूरी नहीं कि सही हो जाए। अब उस केस में क्या होगा, हम दो चीज कर सकते हैं, परसेंट कवर, क्या कि कौन कितना एरिया कवर कर रहा है, तो कौन ज्यादा कर रहा है, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई? या तो हम बायोमास कह दें। क्या कह दें? बायोमास। बायोमास मतलब उसको तौल लो, अरे इतना घास कितने किलो का होगा, मान लेते हैं 1 किलो, और पूरा बरगद को तौल लो, पता नहीं कितना टन ऑन होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा नंबर ही जरूरी नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। अब दूसरा है बैक्टीरिया एंड पेट्री डिश। बैक्टीरिया एंड पेट्री डिश, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अपने टीचर से क्या करें, डिस्कस करें कि अगर एक पेट्री डिश है उसमें बैक्टीरिया कॉलोनी कैसे गिनोगे, तो बाबू गिन पाओगे इसको कभी? बैक्टीरिया को मर जाओ, गिन पाओगे कभी? बताओ यार, बिलियन होते हैं। कितने होते हैं? बिलियंस। अब उस केस में हम कॉलोनीज गिनते हैं। क्या गिनते हैं? कॉलोनीज कैसे होती है, देखिए ध्यान से। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, किसे देखेंगे, या तो कभी कभी ऐसे दिख जाता है, तो कभी बैक्टीरिया अगर कॉलोनी है तो ऐसे एक गुच्छे में रहेगा, एक ऐसे गुच्छे में, यहाँ डेंसिटी बहुत हाई लगेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं रहेंगे, रहेंगे कम रहेंगे, फिर यहाँ एक गुच्छा रहेगा, तो ये जो गुच्छा है, ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं कॉलोनी। क्या बोलते हैं? तो हम ऐसे गिनेंगे कि अरे एक पेट्री डिश पे 4 बैक्टीरिया की कॉलोनी है। तो हम अब क्वेश्चन जो पूछेगा, ये पूछेगा कि अगर बैक्टीरिया है, ग्रो किया हुआ है, किसी का उसका कल्चर किया गया है, तो बताइए उस केस में हम क्या कैसे गिनेंगे? तो हम गिनेंगे नंबर ऑफ कॉलोनीज। क्या गिनेंगे? बस सिंपल है, तो वही लिखा है मैंने, वी विल नॉट काउंट इंडिविजुअल बट नंबर ऑफ कॉलोनीज। चलिए, नेक्स्ट है फिश। देखिए बहुत ही इसका इंटरेस्टिंग है, मछली। आप जैसे मछली पालन होता है, तो जो मछली पालन करते होंगे कैसे पता लगाते होंगे कि हमारे तालाब में कितनी मछलियां हैं? तो बताओ हरिराम, खड़े जल्दी बताओ, तुम बताया तुमको कैसे कैसे पता करेंगे? एक साइड के निकाल के देखेंगे उधर कितनी। हाँ, उसी का एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, हाँ सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो, लेकिन ऐसे थोड़ी एक साइड का देखेंगे फिर एक साइड। तो समझो बात को, मान लो तुम हरिराम, मान लो तुम क्या हुआ, तुम मान लो डॉक्टर बन गए, लेकिन फिर भी मछली पालन का मन कर रहा है, मान लो है, मन है मछली पालन हो रहा है, अच्छा खाते नहीं निकाल के उसमें से? कह रहे अरे क्यों नहीं खाएंगे, देखो चलो देखो, मान लो तुम चलो देखो ध्यान से, मान लो तुम्हारा जो मछली पालन है बाबू, मान लो 100 मीटर स्क्वायर का है। कितने का है? जो खेत है तुम्हारे जिसमें मछली पालन जो पोखरा है 100 मीटर स्क्वायर का है। कितने स्क्वायर का है? 100 मीटर स्क्वायर का। अब 100 मीटर स्क्वायर काफी बड़ा होता है यार, वो पूरा मछली भरी हुई है, ठीक है। अब देखो, अब तुमको ये गिनना है कि हम अब क्या करें भाई, एक एक मछली गिन ले तो अच्छी बात है, लेकिन हो पाएगा कभी? ऐसा नहीं हो पाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, देखो हम जाल डालेंगे, ट्रैप, जैसे फिश ट्रैप कहेंगे। एक जाल डाल दिया आपने एक तरफ 1 मीटर स्क्वायर में, कितना डाल दिया? 1 मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर में जाल डाल दिया आपने, देखा 50 मछलियां निकली। कितनी निकली? 50। अब इधर भी 1 मीटर में डाल दिया तो देखा आपने 45 मछलियां निकली। कितनी निकली? आपने यहां डाला तो फिर 55 निकली। कितनी निकली? आपने यहां डाला तो 50 निकली। तो आपने एवरेज मान लिया कि एक बार फिश ट्रैप डालने पे 50 मछलियां आ रही हैं एवरेज। कितनी आ रही हैं? तो अब हम कहेंगे, थोड़ा समय पढ़े ही हो, कि 1 मीटर स्क्वायर में 50 मछलियां हैं। कितनी मछलियां हैं? तो 100 मीटर स्क्वायर में कितनी होंगी? 100 गुणे 50 कितने हो जाएंगे? 5000 मछलियां। ऐसे हम लमसम एक अबाउट में क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो फिश ट्रैप इसे बोलते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट तभी होगा जब हम गिनेंगे, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और जुगाड़ निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके ओके, वेरी गुड। अब लास्ट में आता है अब टाइगर सेंसस वाला, कि कैसे जंगलों में कितने शेर बचे हैं, कितने बाघ हैं, ऐसे कैसे गिनते होंगे। तो अब तो मान लो ठीक है, अब तो क्या कैमरा स्पॉटिंग मैंने बताया था, ये एनसीईआरटी पुरानी है काफी, तो जब कैमरा वैमरा नहीं था तब कैसे गिनते होंगे? तो 2 था, क्या बाबू? कैमरा स्पॉटिंग क्या करके, अच्छा ये तो हो गया मॉडर्न।
पहला होता था क्या, पग मार्क्स। पग मार्क्स, पग मार्क्स कैसे करते थे बाबू, कि पैर से, पैर के निशान से कैसे भी करते हो। और दूसरा क्या था, लैट्रिन, बाबू जानते हैं लैट्रिन, तो उसका फीकल पैलेट, क्या करके, फीकल पैलेट, कि अरे यहाँ पे ज्यादा है, उसका झुंड ज्यादा रहा होगा, समझ रहे हो ना। आजकल लैट्रिन नहीं दिख रहा है, यानी कि किसकी संख्या कम हो रही है, या तो फीकल पैलेट को पन्नी में बंद करते हैं, थोड़ा सा ले जाते हैं, डीएनए टेस्ट कराते हैं। जैसे मान लो कि किसी भी, जैसे आपने सुना होगा नामीबिया से आया था चीता, उता आया था कि नहीं आया था, तो जब आया होगा तो सबसे पहले उसका सेल निकाल करके उसका क्या किया होंगे, डीएनए पूरा बढ़िया से टेस्ट, उसका एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लगा दिए होंगे सिस्टम में। अब जब भी, अब मान लो उसको खोजना है, तो जाएंगे देखेंगे अरे ये काला कलर का बाल दिखा हमको, उसको लेके आएंगे, उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, अगर उससे मिल गया तो कहेंगे हाँ ये वाला है अभी, है कि नहीं। तो याद रखेंगे, ये सब ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना है। दो तरीके से एनसीईआरटी कहती है, कौन कहता है, एनसीईआरटी, एक फीकल पैलेट्स यानी कि उनके, हाँ वही एक्सक्रीटा से, और दूसरा क्या है, पग मार्क्स, उनके पैरों के निशान से पहले जानते थे। अब तो सबसे आसान है कैमरा स्पॉटिंग, हर पेड़ पे कैमरा लगा हुआ है, उनकी हर एक हरकतें रिकॉर्ड होती हैं, तो अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक। हाँ, तो कैमरा स्पॉटिंग देगा ही नहीं। हाँ वो बेस्ट है। अगर कोई केस देगा, कह देगा कि फॉर फिश, फिश ना, तो अगर नंबर दिया तो नंबर ही करेंगे, कोनो केस हो, नंबर अगर दिया है तो पहले प्रेफरेंस उसे देंगे, यस, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल और एक होता है क्या, बताओ, लॉजिस्टिक। इधर देखो सब लोग बैठे हो तो पढ़ो, मैं क्या बतिया रहे, उधरिया का उधरिया मुड़े थे तब तो इधर से देख रहे थे क्या अभी तक, अच्छा हम देखें तो सतर्क हुआ अभी को, गधा ने झूठ बोला चलो ठीक है, देखो इधर पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर मान लो खाना, सुनो ध्यान से यार, मान लो एक आदमी को कमरे में बंद कर दिया 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, पूरा भर दिया खाना, 3 साल तक जबरदस्त खाना, एकदम बढ़िया खाना है, पूरा एकदम हर चीज का माहौल है, एकदम हर चीज करने के लिए, समझो एकदम टीवी वीवी सब कुछ है, देखो एकदम सोफा है, सो जाओ। पहला। दूसरा केस है, एक आदमी है, उसको तुम 3 साल के लिए बंद कर दिए, 1 साल का खाना दिए हो कितने साल खाना दिए हो, तो वो 1 साल को बांट बांट के 3 साल में खाएगा, रखो के सड़े ना खाना, मतलब इतना मत घुस जाओ कि कौन सा खाना दिए हैं सड़ गया होगा, बस कॉन्सेप्ट को समझो अभी। तो उस केस में बताओ किसका ग्रोथ ज्यादा होगा, बढ़िया ग्रोथ होगा, बढ़िया ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, यानी कि रिसोर्स अगर ज्यादा है, अनलिमिटेड है, तो ग्रोथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऐसे ग्रोथ को हम कहते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कैसे बोलते हैं, और कैसा कर्व मिलता है, जे शेप। कैसा मिलता है, कौन शेप बाबू, कहां गया, अच्छा अभी इसके पहले कहानी है क्या कुछ, ये कहानी तो आप जानते हैं, रुकिए हम ले चलते हैं पहले आपको, रुकिए बताएंगे, पढ़ाएंगे। कहां क्या ग्राफ है, देखो बाबू ये ग्राफ दिख रहा है आपको, धुंधला है पर दिख रहा होगा। तो ये जो ग्राफ मिल रहा है देखो, जे शेप। कैसा शेप है, जे शेप, यानी कि अगर रिसोर्स मतलब क्या, शेल्टर, मतलब वो स्पेस, क्या स्पेस प्लस फूड, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स। क्या बोलते हैं, रिसोर्स। अगर ये ज्यादा है, ज्यादा क्या, अनलिमिटेड है, तो उस केस में जो ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, और इसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलेंगे, या तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। क्या बोलेंगे, लेकिन अगर रिसोर्सेस क्या हो गए, अनलिमिटेड, लिमिटेड हो गए, जो कि सत्य है, यही सत्य है। पूछता है ह्यूमन पॉपुलेशन में कौन सा कर्व अप्लाई होता है, लॉजिस्टिक। क्योंकि आप बढ़ना शुरू किए, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक समय बाद क्या हो जाएगा, रिसोर्स लिमिटेड हो ही जाएगा, और ये ग्रोथ कर्व जो है रुक जाएगा आके, और ये जो जहां रुका इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, चलिए तो ये हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ना जरूरी है। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ, साइज ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। सबसे पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट बनेगा यहां से कि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का, क्या ये स्टैटिक पैरामीटर है, नहीं, अरे डायनामिक है। क्या है, यानी कि रुका नहीं है। आज तुम देख के गए हो, मान लो 1 साल पहले एक कुएं में देख के गए 50 मेघा थे, कितने थे बाबू अगले साल आए 500 हो गए। क्यों ऐसा हुआ होगा, भयंकर रिप्रोडक्शन किए हैं सब। क्या किए बाबू, भयंकर रिप्रोडक्शन किए कि नहीं किए, तो स्टैटिक पैरामीटर है, वो बदलता रहता है बाबू। अब देखिए चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, जो पॉपुलेशन ग्रोथ का चेंज है, रेट है, किस पे डिपेंड करेगा। पहला क्या है कि फूड अवेलेबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है या लिमिटेड है। दूसरा प्रेडेशन प्रेशर, याद है प्रेडेशन प्रेशर, याद करो वाला, यस स्टारफिश डिजास्टर वाला। या फिर वाला केस याद करो कि जब एक शेर था तो जो भेड़िए थे वो अच्छे शिकार नहीं कर पाते थे, जब शेर को हटाया गया तो भेड़िए अच्छे से
और उस टर्म को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्या बोलते हैं? तो प्रिडेशन प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोग लिखते हो, कोई सर आ गए यहाँ की, मान लो टेस्ट देते हो ना, बढ़िया सवाल करो, बलियम खड़ा हो, एम सर खड़े हो गए, मान लो हम खड़े हो गए, कोई भी खड़ा हो गया, जैसे तुम डरते हो, मान लो इसके आंसर खड़े हो गए, तब क्या करेगा हवा? पता नहीं, एक ढाई देंगे पीछे, वहां से होता है कि नहीं होता है? तो प्रिडेशन प्रेशर है वो। क्या है? अभी सब सही चल रहा था, लेकिन कोई अगर आ गया तुमको देखने के लिए, ऐसे ही होता है कि जब कोई भी, जब शेर है, जंगल में शेर है, पता कर लेंगे शेर है कि नहीं, हाँ है। अब जो है, जो भी भेड़िया होगा, जो भी सियार होते हैं सब, तो चुप निकलेंगे कि शेरवा जाने ना। तो प्रिडेशन प्रेशर है। अगर शेर को हटा दिया जाए तो एक जगह 2 हिरन का शिकार करेगा वो। जानते हो नहीं जानते हो? तो वही बात है, इससे प्रिडेशन प्रेशर पे भी फर्क पड़ता है। एडवर्स वेदर, सब सही है, माहौल है, रोटी रखा हुआ, खाना रखा हुआ है, सब कुछ है, बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया बाबू, आनी आ गया, कुछ हो पाएगा? आनी तो आनी। तो एडवर्स वेदर पे भी डिपेंड करता है। चलिए अब बात करते हैं, आगे देखें। 4 बेसिक प्रोसेस दैट आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। जो पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन कहीं ज्यादा कहीं कम, उसके लिए देखिए 4 तरीके की चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहला नेटैलिटी। नेटैलिटी मतलब बर्थ रेट। मोर्टेलिटी मतलब, तीसरा जो है, चौथा, ये तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है? इमिग्रेशन। क्या है? कॉन्ग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब कि अपना घर छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके दूसरे गांव में सेट हो जाना, इसे बोलते हैं क्या? इमिग्रेशन। तो अगर हमारे गांव में मान लो हरिराम आ गया पूरा फैमिली लेके, तो इमिग्रेशन उसका हुआ। कहां इमिग्रेशन कहां हुआ है? मेरे गांव में हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन परमानेंट माइग्रेशन और इमिग्रेशन में यही अंतर होता है। क्या हुआ इसका? परमानेंट। लेकिन माइग्रेशन में टेम्पररी। माइग्रेशन मतलब जैसे कि मान लो तुम बहुत अमीर हो, क्या हो? हरिराम मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, चलो हो ना, तुम अमीर है ना? हाँ, मानना क्या भाई? मान लो तुम गर्मी पड़ रहा है, जून में चले जाते हो शिमला, जाते हो? अरे हम लोग थोड़ा हाँ के दिए, सही कैरेक्टर में आ गया। गया नहीं हूं, जाते हो 2 महीने के लिए परिवार लेकर के? परिवार तो है तुम्हारा। देख रही हो ना, हम थोड़ा सा क्या मोदी जी बन रहे हो तुम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिएगा, माइग्रेशन का मतलब क्या है कि मान लो गर्मी पड़ी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, आप 2 महीने के लिए बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, जून जुलाई मान लेते हैं, मई जून, उस केस में शिमला चले गए, और जब यहाँ फिर से मामला थोड़ा ठंडा हो गया, वापस आ गए, इसे बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? लेकिन ये कहीं चले गए, कनाडा चले गए, कि हमको एकदम इंडिया में एकदम मजा नहीं आ रहा है, अब चले गए कनाडा, इसको बोलते हैं क्या? एमिग्रेशन। क्या बोलते हैं? एमिग्रेशन। और जहां गए हैं उसके लिए क्या है? इमिग्रेशन। जहां से गए उसके लिए क्या है? समझ रहे हैं? तो देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव केम इनटू द हैबिटेट। कम नहीं, केम, ठीक है ना बाबू? यहाँ पे क्या? अच्छा, सेकंड फॉर्म रहेगा क्या? आईसीएसई बोर्ड से हो? ये आईसीएसई बोर्ड से है क्या? हरिराम बताएगा, कम होगा केम होगा बाबू? कहते कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को नहीं फर्क पड़ता है। चलो बाबू, केम कम बतिया कहना बाबू, आना कम माने क्या होता है? और केम मतलब आए, तो बात वही है, कोई बात नहीं। चलो, तो इमिग्रेशन का मतलब है किसी एक न्यूली, मान लो कोई एक अभी कॉलोनी स्थापित हो रही है, उस केस में जो लोग आ रहे हैं वहां पे, उसे बोलते हैं क्या? इमिग्रेशन। नए लोग ऐड हो रहे हैं हमेशा के लिए। इमिग्रेशन उसका उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, है कौन इंडिविजुअल अभी? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। ये याद रखना, सेम स्पीसीज। मान लो तुम घर बनाए हो, मान लो जैसे क्या होता है, प्लॉटिंग होती है, आप मतलब 10 मंजिला तैयार। हरिराम क्या कर रहे हो भी? समझा रहे हो क्या उसको? मान लो 10 मंजिला मकान बन गया, तो जो बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं? सबको भरते हैं, उसमें पैसा ले लेकर के सबको भरेंगे, तो वो क्या हो रहा है? इमिग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अब जो बिल्डर है वो किसको भर रहा है? ह्यूमन को ही भर रहा है। स्पीसीज सेम होनी चाहिए। अब मान लो कुत्ता बिल्ली टहल रहे हैं, उनका भी इमिग्रेशन मिलेंगे क्या? नहीं, उनको हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो स्पीसीज क्या है? अलग है, कम्युनिटी बना देंगे वो। तो समझ रहे हो? याद रखना इसको। अब यहाँ पे जो ग्राफ दिया है, देखिए क्वेश्चन मिलेगा इससे। ग्राफ क्या है? ये बस कहानी है। ये है एन, एन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस लिखा है, माइनस लिखा है, माइनस। आई फॉर इमिग्रेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इसलिए क्या लिखा हुआ है? अगर बात करें बी, बी फॉर, ये भी क्या करेगा? इसको बढ़ाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? अगर हम बात करें इमिग्रेशन की, तो अगर इमिग्रेशन हुआ तो घटा देगा, और अगर कोई मर गया तो भी घटा देगा। अब चलिए, अब बात करते हैं इस जो फॉर्मूला है, देखें ध्यान से। मान लेते हैं एक पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन में 100 लोग थे। कितने लोग थे? उसमें 10 लोग पैदा हो गए। कितने लोग पैदा हो गए? 1 लोग कहीं और से आ गए। कितने लोग आ गए? बोलो, कितने लोग आ गए? 1 लोग आए ना।
दिमाग मत लगाया करो, अभी ये कहाँ हैं उसे पूछा करो बगल में। हाँ अब देखो कितने लोग मर गए हैं? 5। कितने लोग मर गए हैं? कितने लोग मर गए बाबू? कितने लोग छोड़ के चले गए? 2। अब ध्यान से देखो, पहले पॉपुलेशन कितना था? 100। 10 + 1 कितना होता है? 11। और कितने लोग मर गए, खत्म होकर चले गए? 7। 11 में 7 जाए, अरे बाप रिकॉर्ड हो रहा है, 11 में 7 या 3 कह रहा है। मैथ की क्लास लगवाया करें आप एक ठो। कितना होगा बाबू? 4। तो 100 और 4, अरे बाप रे सब बचती करवा रहे हैं सब। पहले कितने थे? 100। अब कुल मिला कितने ऐड हो गए? 4। तो कितना हो गया? 104। इसलिए लिखा है t+1, यानी कुछ समय बाद इनकी संख्या क्या होगी? थोड़ी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो t मतलब पहले, t समय पे, t+1 मतलब कुछ समय बाद। तो nt + nt प्लस b + i माइनस, अगर b + i की संख्या ज्यादा हो गई किससे? d + e से, तो पॉपुलेशन क्या होगा? अगर इसकी संख्या ज्यादा तो पॉपुलेशन, कोनो दिक्कत? लिखा है यही बात, पॉपुलेशन इंक्रीजेस इफ b + i ग्रेटर देन d + e। चलिए अब यहां से क्वेश्चन जो बनता है, नीट में 2 बार पूछा हुआ है, 2021 में, 2018 में। क्या पूछा गया था देखिएगा, अंडर नॉर्मल कंडीशन, क्या अगर नॉर्मल कंडीशन है, कुछ अगर केस नहीं दे रहा है कि नया कॉलोनी बन रही है या फिर कुछ ऐसा भूचाल आ गया है, कुछ नहीं, अगर नॉर्मल लिखा है नॉर्मली, तो उस केस में बर्थ एंड डेथ रेट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस। जैसे कि अगर कोई एक गांव में चले जाओ, उस गांव में ऐसा कभी होता है क्या कि नए लोग आ रहे हैं, कुछ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नॉर्मली नहीं होता ऐसा। हाँ अगर नया गांव बन रहा है अभी नया, उस केस में आएंगे लोग, आएंगे कि नहीं आएंगे? या तो किसी गांव में बीमारी फैल गई तो लोग जाएंगे छोड़ के। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट, जो इन्फ्लुएंस करेंगी किसको? पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो ये याद रखना सब लोग, अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक। लेकिन स्पेशल कंडीशन, क्या बोल दिया? स्पेशल कंडीशन में इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीन कॉलोनाइज्ड, अभी नया कॉलोनी बन रही है, उस केस में बाबू कोई है ही नहीं तो पैदा कहां होगा? कोई होगा पैदा? कोई मरेगा? तो बर्थ रेट डेथ रेट वहां पे काम नहीं करेगा। उस केस में कौन करेगा? इमिग्रेशन इज मोर इन्फ्लुएंसिव देन, समझ गए? कोई दिक्कत? अगर नया कॉलोनी बोल दिया तो उस केस में हमको बर्थ रेट डेथ रेट लेके नहीं चलना, किसको लेके चलना है? इमिग्रेशन। अच्छा इमिग्रेशन को, अरे नया बन रहा है तो छोड़ के कैसे कोई जाएगा? आएगा ही ना, बताओ यार। इनकमिंग फ्री है, अभी आउटगोइंग कुछ है क्या? जब कोई रहे तब तो जाएगा। चलो अब पढ़ते हैं ग्रोथ मॉडल्स। क्या पढ़ते हैं? द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन विथ टाइम शोज स्पेसिफिक पैटर्न दिखाएगा। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या है? जैसे मैंने बताया था, अगर रिसोर्सेज और क्या है बाबू? अनलिमिटेड है। फूड क्या है? शेल्टर क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ इन ज्योमेट्रिक फैशन। ज्योमेट्रिक मतलब एक सेल डिवाइड हुआ 2 में, फिर 2 हुए 4 में, 4 हुए 8 में, ऐसे ग्रोथ क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। 1 हुआ 2 में, 8 निकम्मा निकल गया, ये फिर डिवाइड हुआ 2 में, फिर 2 हुआ 1 निकम्मा निकल गया। समझ रहे हैं? सिर्फ एक बस डिवाइड हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं? तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ मतलब वही होगा अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। इसमें कुछ बातें याद रखना। बी मतलब क्या होगा? बर्थ रेट। सिर्फ बर्थ रेट नहीं होगा, बर्थ रेट पर कैपिटा, पर हेड। क्या बोलेंगे? अब इसका मतलब समझाए थे हम। मान लो 4 लोग हैं, कितने लोग हैं? 4 लोगों में से 2 लोग को बच्चा पैदा हुआ। कितने लोग को बच्चा पैदा हुआ? लेकिन माना नहीं जाएगा, माना ही जाएगा कि 4 लोग को आधा तो बच्चा पैदा हुआ। नहीं समझे? जैसे कि कहते हैं ना कि मान लो एक घर में 4 लोग हैं। कितने लोग हैं बाबू? 4 लोग। मान लो ये है 1 2 3 4। इसकी सैलरी है 2 रुपया, इसकी सैलरी है 2 लाख, इसकी सैलरी 2 लाख। कितनी है? 2 लाख। अब उस केस में कहा जाए इसकी फैमिली में कुल कितने पैसे आ रहे हैं? 4 लाख। तो कहेंगे 1 लाख पर हेड आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 लाख पर हेड कह रहे हो ना, तो 1 लाख पर कैपिटा। क्या बोलेंगे? 1 लाख पर कैपिटा। तो पर कैपिटा समझ गए। तो इसके पास कुछ नहीं आ रहा, निकम्मा निठल्ला है, लेकिन 1 लाख आ रहा है। कौन कह? गवर्नमेंट देख रही है। कौन देख रहा है? समझ रहे हैं ना? पर्सनली भले लड़के मर जाए कि तुम नहीं, हम कमा रहे, तुम नहीं कमा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है? तो वही बात हुआ, 4 लोग थे, इसका बच्चा पैदा हुआ, इसका बच्चा पैदा हुआ। कितने बच्चे हुए? मैंने 1 हुए हैं, एक जुड़वा नहीं हो रहे हैं, 2 बच्चे पैदा हुए। तो अब इस पूरे घर में कितने बच्चे पैदा हुए? 2। अगर हम कहें पर कैपिटा बात करो, तो आधा इसका बच्चा है, आधा इसका, आधा, ऐसे हम देखते हैं। तो इसको बोलते हैं पर कैपिटा। क्या बोलते हैं? पर कैपिटा, ठीक है।